नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विष्णु कुमार शर्मा आपके सामने हाजिर हूं किताब की बात में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर एक किताब पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। मेरे पास ये पुस्तक है भारत विभाजन की अंत्य कथा। इसके लेखक हैं प्रियमवद। प्रियमवद जाने माने कथाकार हैं। उनके अनेक उपन्यास और कहानियाँ प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्यकार होने के साथ साथ वो इतिहासकार भी हैं और इतिहास पर उनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक तीसरी पुस्तक भी है जो जीवनी साहित्य की है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ ऐतिहासिक किरदारों को, जो भारतीय नहीं विश्व के इतिहास में अपनी अच्छी और बुरी दोनों पहचानों के लिए जाने जाते हैं। तो ये पुस्तक भारत विभाजन की अंत्य कथा देश के सबसे बड़ी त्रासदी 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन पर केंद्रित है। इसको इन्होंने आरंभ किया है 1707 ईस्वी से। 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक की व्यथा कथा इस पुस्तक में सार रूप में एक नए दृष्टिकोण के साथ लिखी गई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पुस्तक किस्सा गोई शैली में है, यानी ये इतिहास को आप लोगों को इतिहास के क्षमा कीजिएगा, इतिहास को ये आप लोगों के सामने एक कहानी के रूप में लेकर आती है। तो चूंकि प्रियमवद एक साहित्यकार हैं, इसलिए उनकी भाषा जो है साहित्यिक है और कहानी के रूप में वो इस पूरे इतिहास को हमारे सामने इस तरह से धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमारा मन इसमें रमता चला जाता है। मैं आज इस पुस्तक की समीक्षा या इस पुस्तक पर चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। अभी मैं केवल इसकी भूमिका पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसका थोड़ा सा अंशपाठ भी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आप लोग इस पुस्तक को थोड़ा सा समझ सकें और उसको पढ़ने के लिए आपके मन में जो है थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी व्यग्रता पैदा हो। इसलिए मैं इसका थोड़ा सा अंश भी आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। पहले मैं इसकी भूमिका पर चर्चा करता हूं। तो भूमिका में प्रियमवद ने सबसे पहले इसका जो समर्पण है उसमें प्रियमवद ने इसे भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश की युवा पीढ़ी के लिए इस किताब को समर्पित किया है। पहली बार आपको इस तरह से समर्पण देखने को मिलेगा। और इसकी भूमिका में इन्होंने बताया है कि ये पुस्तक इन्होंने क्यों लिखी। तो इसके इन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण तो ये बताया है कि भारत के इतिहास को जानने के लिए और विशेष रूप से विभाजन पर जो हमारा इतिहास है उसको जानने के लिए हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा प्रामाणिक पुस्तक हमारे पास नहीं है। जितना भी साहित्य जितना भी इतिहास हम पढ़ रहे हैं या हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास जो है वो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में लिखा गया है और उससे अनुदित है, या उसी अंग्रेजी इतिहासकारों के दृष्टिकोण को लेकर के भारतीय इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। इतिहास को लेकर के मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि भारत का जो इतिहास है, या यूँ कहें कि संपूर्ण विश्व का इतिहास है, वह 3 दृष्टिकोणों से मोटे तौर पर लिखा गया है। मैं भारत के संदर्भ में अपनी बात ज़्यादा कहना चाहूँगा। पहला है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से, जिसे दक्षिणपंथी दृष्टिकोण आप कह सकते हैं। दूसरा वामपंथी दृष्टिकोण से, और तीसरा जो है विदेशी साहित्यकारों के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से ब्रिटिश साहित्यकारों के दृष्टिकोण से आप इसे कह सकते हैं। तो अब अक्सर हमारे इतिहासकारों के बीच इस चीज़ को लेकर मतभेद होता है, हमारे शिक्षाविदों के बीच भी इस चीज़ को लेकर मतभेद होता है कि हम हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में हमारी युवा पीढ़ी को किस तरह का इतिहास पढ़ाएं। तो इतिहास को लेकर भी राजनीति होती आई है, और जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी विचारधारा के अनुसार जो है इतिहास पढ़ाती है। तो इतिहास के विद्यार्थियों को ये चाहिए कि वो तीनों दृष्टिकोणों से लिखे गए इतिहास को पढ़ें और पढ़ कर के तुलनात्मक विवेचना करते हुए इतिहास को लेकर अपनी एक स्पष्ट समझ विकसित करें।
तो इस किताब के लेखक प्रेमवत भी यही कहते हैं कि मैंने तीनों विचारधाराओं का जो इतिहास है उसे पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद ये इतिहास जो है मैंने गढ़ा है। तो वैसे इतिहास गढ़ने की चीज नहीं है। तो तीन जो कारण हैं उसमें पहला कारण तो इन्होंने बताया है कि हिंदी में ऐसी कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं है। दूसरा ये लिखते हैं कि इतिहास को समय समय पर लिखा जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ तथ्य बदल जाते हैं या नई खोज हो जाती है, बल्कि कुछ समय बाद एक नई दृष्टि पैदा होती है। जिस चीज को, किसी भी चीज को हम उसके समीप रह करके उसे इतना नहीं जान पाते, यदि हम उस चीज को थोड़ा सा एक दूरी बना करके एक निश्चित दूरी पर जाकर हम खड़े होकर उस चीज को हम गौर से देखें तो हमें लगेगा कि हम उसे ज्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। तो दूसरा कारण इन्होंने ये बताया है कि नई दृष्टियां और नए पक्ष जो है हमारे सामने आते जाते हैं, इसलिए हमें इतिहास का पुनर्लेखन करते रहना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत उद्देश्य जिसके बारे में ये कहते हैं कि आज हमारे तीनों देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो युवा पीढ़ी है वो अपने कंधों पर एक वैमनस्यपूर्ण, दुराग्राही, आरोपी, अत्यंत संकुचित और गैर जिम्मेदाराना ढंग से लिखे और पढ़ाए जा रहे इतिहास को ढो रही है। इस इतिहास पठन के कारण हमारी युवा पीढ़ियों में इतिहास के प्रति एक पक्षीय दृष्टि विकसित हो रही है। ये धारणाएं तीनों देशों की नई पीढ़ियों के अंदर स्कूली जीवन से ही पारस्परिक अविश्वास, कटुता और कुछ हद तक घृणा मिश्रित असहिष्णुता को जन्म दे रही है। इसलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश जो 1947 से पहले एक थे, इन तीनों देशों की युवा पीढ़ी के लिए ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। इसमें आगे वो कहते हैं कि इतिहास देश और समाज की स्मृति है। जिस तरह से मनुष्य की स्मृति दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए, उसी तरह समाज की और देश की स्मृति भी दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यदि स्मृति दोषपूर्ण है तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही निरापद व निर्द्वंद नहीं होंगे। ये बात इन्होंने कही है। तो इस भूमिका को लेकर मैंने आपके साथ ये चर्चा की और अब मैं इसका एक अंश पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन भी लेखक ने किया है। सच यही है कि अंत में सबने विभाजन चाहा था। जो गांधी कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, अंततः 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति में विभिन्न कारणों से विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में 40 मिनट तक बोले थे। अक्सर हम ये कहते सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि सरदार पटेल विभाजन के पक्ष में थे। उन्होंने सड़ा अंग काट सिद्धांत दिया कि यदि शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो शरीर जो है पूरा सड़ जाएगा, नासूर बन जाएगा। जिन्ना और पंडित नेहरू दोनों को हम विभाजन के लिए मोटे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं कि दोनों की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने इस देश को विभाजन को झेलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस पुस्तक के 4 महत्वपूर्ण किरदार हैं जो आप इसके कवर पेज पे देख रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और महात्मा गांधी। तो गांधी जी के बारे में एक नया तथ्य या नई दृष्टि पहली बार देखने को मिल रही है कि खुद महात्मा गांधी ने भी जो है कांग्रेस की महासमिति में 14 जून 1947 को विभाजन के पक्ष में 40 मिनट तक भाषण दिया। जबकि हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि भाई गांधी जी विभाजन नहीं चाहते थे और उन्होंने अंत में ये कहा कि भाई नेहरू और पटेल जो है अब मेरी नहीं सुनते हैं और अब मैं कांग्रेस के लिए एक बोझ बन गया हूं। पर गांधी ही अकेले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों से कहते थे कि तुम जाओ, हमें ईश्वर पर छोड़ दो, बर्बादी में छोड़ दो, हम आपस में तय कर लेंगे, पर तुम जाओ। पहले व्यक्ति एक गांधी थे जो अंग्रेजों से कहते थे कि जो भी हो तुम इस देश को छोड़कर जाओ। माउंटबेटन को यह मालूम था कि यही अकेला व्यक्ति है जो अपनी आत्मा और दूरदृष्टि दोनों से
विभाजन नहीं चाहता है। गांधी ने अपनी दूसरी मुलाकात में ही माउंटबेटन को यह प्रस्ताव दे दिया था कि तुम लीग को देश दे दो और जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। यदि लीग इसे स्वीकार करे तब फिर यह अवसर कांग्रेस को दो, तुम जाओ। गांधी का यह अचूक राजनीतिक दांव था, पर नेहरू और पटेल इसे समझ नहीं पाए। गांधी के इस प्रस्ताव ने एक तरह से पूरी राजनीतिक समस्या का समाधान कर दिया था, पर यह कोई नहीं चाहता था, जिन्ना भी नहीं। उनकी पूरी साख दांव पर लगती और नष्ट हो जाती, क्योंकि वो शुरू से अलग मुल्क की, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहते थे। जिन्ना न तो लोक का अनुभव रखते थे न प्रशासन का। उनकी सारी राजनीति ड्राइंग रूम की थी। कमीज की कफलिंग का रंग यदि उनकी कमीज के रंग से मेल नहीं खाता था तो वह बिल्कुल अन्य मनस्क हो जाते थे, और जब तक उसे बदल नहीं लेते थे सामान्य नहीं हो पाते। सामान्य आदमी से हाथ मिलाने में भी उन्हें विरक्ति होती थी। गांधी का यह प्रस्ताव नकार दिया गया। नेहरू और माउंटबेटन के स्टाफ के संयुक्त प्रयास से इसे तत्काल रद्द कर दिया गया और जिन्ना तक यह पहुंचा ही नहीं। यदि पहुंचता तो संभव था कि जिन्ना की प्रतिक्रिया इस देश का इतिहास बदल देती। तो ये अंश पाठ जो है मैंने इस पुस्तक से आपके बीच में पढ़कर सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा और रोचक लगा होगा। और ये पूरी पुस्तक जो है बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार इतिहास पर और विशेष रूप से भारत के विभाजन पर हिंदी में इस तरह का कोई प्रयास किया गया है। और साथ ही एक साहित्यकार के द्वारा, एक कहानीकार के द्वारा, एक लेखक के द्वारा ये प्रयास किया गया है। चूँकि प्रेमवत जो है वो एक इतिहासकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं, इसलिए उन्होंने इसे पूरे इतिहास को जो है बड़ी भाषा इसकी बड़ी रोचक है, और साथ ही उसे एक कहानी के रूप में, एक धारावाहिक के रूप में हमें हमारे सामने इसे प्रस्तुत किया है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने पूरी पिक्चर चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लेकर के आपके भीतर जो है एक उमंग, एक उत्साह जागृत हुई होगी। साहित्य के विद्यार्थियों को भी ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, इतिहास के विद्यार्थियों को तो पढ़नी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि भारत, जैसा कि इस लेखक ने अपनी भूमिका में लिखा है, समर्पित किया है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों देशों की युवा पीढ़ी को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे, जब तक मैं इस किताब को पूरी करता हूँ। किताब को पूरी करने के बाद इस पुस्तक की समीक्षा करेंगे, इस पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे किताब की बात में एक और नई किताब पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।